क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन है इस बटन को भी दबा दें ताकि क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, हर एक जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। आज क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस एक वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी का एक कॉलम है क्रिप्टो ज्ञान, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं आपको क्रिप्टो के बारे में वो गहरी जानकारी देने की जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपके और बिटकॉइन के लेन देन के बीच में कितने लोग आते हैं, और ये हमारा डिस्कस करने का मुद्दा बहुत गहरा है। क्या यह सातोशी नाकामोटो का जो पेयर टू पेयर का उसने कॉन्सेप्ट बनाया था वो कामयाब हुआ? और आज जब हम लोग बिटकॉइन को किसी दूसरे पर्सन के पास भेजते हैं तो इसके बीच में टोटल कितने लोग प्रॉफिट कमाते हैं, मार्जिन कमाते हैं, या हमारे और उनके बीच में कितने लोग आ चुके हैं, ये इस वीडियो में देखते हैं। सातोशी नाकामोटो एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का ग्रुप है, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इन लोगों ने 2009 में जब बिटकॉइन के वाइट पेपर को निकाला तो उस वाइट पेपर के पहले पन्ने के ऊपर ये लिखा गया था कि जो लेन देन है, दो व्यक्तियों के बीच में जो पैसे का लेन देन है, उसके बीच में कोई तीसरा पक्ष, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। जैसे आज हम किसी व्यक्ति को कोई पैसा भेजते हैं तो उसके लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है, हमें गूगल पे की ज़रूरत पड़ती है, हमें पेटीएम की ज़रूरत पड़ती है, या हर एक जगह पर जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजते हैं तो कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्थान इसके बीच में आता है। और सातोशी नाकामोटो या उनके ग्रुप का ये मानना था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्थान बीच में आते हैं, ये एक ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा महंगा बना देते हैं। वो इस ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ये इस ट्रांजैक्शन को स्लो बना देते हैं, यानी कि आहिस्ता कर देते हैं, और इनके पास किसी भी ट्रांजैक्शन को वापस करने का भी अधिकार होता है। मतलब कि अगर आपने एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजे तो बैंक के पास ये ताकत होती है कि वो उस पैसे को वापस आपके अकाउंट में भेज सकता है। ये कुछ चीज़ें थी जो सातोशी नाकामोटो या उनके ग्रुप के दिमाग में आई, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम उन्होंने रखा पीयर टू पीयर तकनीक। उन्होंने कहा कि पीयर टू पीयर तकनीक का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस दोहरे व्यय से बच सकते हैं, दोहरे खर्च से बच सकते हैं। ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंकिंग सिस्टम को वो बीच में से हटाना चाहते थे और एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि विकेंद्रीकृत सिस्टम लेके आना चाहते थे जहाँ पे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजे तो बीच में कोई तीसरा पक्ष ना आए। लेकिन इसी वाइट पेपर में जब आप आगे जाएंगे तो उन्होंने लिखा कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे को कैश का लेन देन करते हैं, मतलब जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैश पैसा देते हैं तो उसके बीच में किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं कटता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कटती। लेकिन यही सिस्टम जब हम बैंकिंग के थ्रू करते हैं, मतलब जब हम ऑनलाइन आकर किसी को पेमेंट भेजते हैं, और इसके पीछे उनकी एक बहुत गहरी सोच थी कि कैश का लेन देन हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के व्यापार के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यही व्यापार हमने पूरी दुनिया के अंदर करना हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की। और इसके लिए उन्होंने जो पीयर टू पीयर तकनीक दी, उस पीयर टू पीयर तकनीक का मकसद ये था कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसा जाए बिना किसी तीसरे पक्ष के। और जो पेयर टू पेयर तकनीक थी उसको इन्होंने जोड़ा कंप्यूटर सिस्टम से। लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम जब वो जोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने इसके बीच में एक खामी पाई, और ये सारी डिटेल आप बिटकॉइन के वाइट पेपर के अंदर देख पाएंगे, जिसका हम हिंदी के अंदर अनुवाद भी कर रहे हैं
और उसको पूरी तरीके से व्याख्या भी कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि उस बिटकॉइन में उसके वाइट पेपर के अंदर ऐसी क्या चीज़ें लिखी गई थी, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी बताई गई थी जिसकी वजह से बिटकॉइन को एक सफलतम वित्तीय लेन देन का माध्यम माना जाने लगा। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, सातोशी नाकामोटो ने जहाँ पर पहले पेज के ऊपर ये लिखा कि कोई भी लेन देन के बीच में दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, लेन देन दो व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए, लेकिन वहीं पे तीसरे पन्ने के ऊपर वाइट पेपर में वो एक तीसरे पक्ष को लाने के फेवर में दिखे। उनका मानना ये था कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं तो ये क्लियरिटी नहीं रहेगी, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी कि एक व्यक्ति ने जो दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजा है उसी पैसे को उसी टाइम में उसने 2, 3 या 4 लोगों को नहीं भेज दिया। और ये क्लियरिटी रखने के लिए उसने कहा कि इसके बीच में एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसी टकसाल, एक ऐसी माइनिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मुद्रा भेजे या बिटकॉइन को भेजे तो पहले वो इस डिसेंट्रलाइज्ड, इस विकेंद्रीकृत सिस्टम के बीच में आए और उसके बाद ये सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या इस पैसे का पहले किसी दूसरे व्यक्ति से लेन देन तो नहीं हुआ है, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति से लेन देन हुआ है तो इस ट्रांजैक्शन को वो आगे नहीं भेजेगा। मतलब आपके पास जो बिटकॉइन आता है वो बिटकॉइन 100% परफेक्टली आपके पास बिटकॉइन ही है, उसका दोहरा व्यय यानी कि उसको डबल टाइम स्पेंड, 2 बारी नहीं खर्च किया गया है। और ये जो चीज़ सिस्टम बीच में लेके आए, यहाँ पे सातोशी नाकामोटो की वो फिलॉसफी ख़राब हो जाती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन सातोशी नाकामोटो के बीच में ये तीसरा पक्ष आया जिसको आप आज माइनर कहते हो, जो माइनिंग करते हैं। और जो व्यय की वो बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स हमारे लेन देन के बीच में कुछ पैसा काट लेते हैं अपनी सर्विसेज का, वही पैसा आज कटता है माइनर जो हमसे लेते हैं। जब आप एक बिटकॉइन को सेंड करते हैं तो उसकी एक फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है जो जाती है माइनिंग करने वालों के पास, यानी कि माइनर के पास। लेकिन यहाँ पे दोहरा व्यय हो चुका है, यानी कि एक तो हम देते हैं माइनर को पैसा और दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो के वॉलेट। आज आप बिटकॉइन को सेंड करने के लिए, बिटकॉइन को भेजने के लिए या तो किसी एक्सचेंज का सहारा लेते हैं या किसी वॉलेट का सहारा लेते हैं। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन वॉलेट को यूज़ करते हैं। और अब हो ये रहा है कि जो सातोशी नाकामोटो ने अपने वाइट पेपर में लिखा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन को सेंड करे तो बीच में कोई पर्सन नहीं आना चाहिए, वहीं पे सबसे पहला पर्सन उन्होंने ही डाला और वो था ब्लॉकचेन माइनर। हालांकि उनको ब्लॉकचेनर माइनर जो बीच में डले वो मकसद बहुत क्लियर था, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी हो गई कि हमारे पास जो बिटकॉइन आता है वो शुद्ध बिटकॉइन आता है, उसका दोहरा व्यय नहीं होता। हमारे साथ अगर माइनर बीच में हैं तो कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे भी हमें ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ी। और आज जो वॉलेट हमारे हाथ में है, एक पर्सन आपको एक्सचेंज की सर्विस जब देता है या वॉलेट की सर्विस देता है तो क्या वो आपको फ्री सर्विस देता है? इसका जवाब है नहीं। वो इसके बदले में आपसे पैसा लेता है। जब आप एक्सचेंज से किसी कॉइन को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है जो एक्सचेंज लेती है, और दूसरा उसी के अंदर एक फ़ीस इंक्लूड होती है जो माइनर के पास जाती है। तो जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में हम सिर्फ एक व्यक्ति को पैसा दे रहे थे, बैंकिंग सेक्टर को पैसा दे रहे थे, वहीं पे जब अब हम बिटकॉइन को भेजते हैं तो हमें 2 लोगों को पैसा देना पड़ता है। एक बिटकॉइन या इथेरियम के जो माइनर हैं उनको, और दूसरा पैसा जाता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को या वॉलेट्स को। तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जानकारी जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या टेक्नोलॉजी आपके आसपास काम कर रही है। इस चीज़ को आप दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आप लोगों को जो बिटकॉइन का वाइट पेपर है वो शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर
आसान हिंदी भाषा के अंदर दिया जाए ताकि आप लोग उस वाइट पेपर का फ़ायदा उठा पाएँ, उसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। ये था क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी का आज का एक क्रिप्टो ज्ञान एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी बिटकॉइन और इससे संबंधित जानकारी से अवेयर हों। और जब आप पूरी तरीके से जागरूक होंगे एक टेक्नोलॉजी के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ भी पाएंगे और ज़्यादा बेहतर समझा भी पाएंगे। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आप तक आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार।